नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून बीजेपी कार्यालय में भाजपा प्रकोष्ठों की बैठक, सीएम धामी करेंगे शिरकत। आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर होगा मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग नागासू गुरुद्वारे में 4 दिन से चल रहा विवाद खत्म, समझाइश के बाद छत पर डटे निहंग सिख उतरे नीचे। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, मैदानी इलाकों में गर्मी, पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश। आज देहरादून सहित 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय बलबीर रोड में भाजपा प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, विभिन्न प्रकोष्ठों की कार्य योजना और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में पार्टी पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा नेतृत्व संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन करेगा। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय बलबीर रोड में भाजपा प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक गतिविधियां, विभिन्न प्रकोष्ठों की कार्य योजना, आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरी बैठक को लेकर के? जी बेटा, आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बीजेपी के अंदर होने वाली है और जो तैयारियां हैं वो लगातार कर ली गई हैं और इसी को लेकर लगातार जो है 11 बजे जिस तरीके से आज प्रोग्राम का, एक बैठक का आयोजन किया गया है, बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो भाजपा के जितने भी प्रकोष्ठ हैं, चाहे सैनिक प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, जितने भी ज्यादातर प्रकोष्ठ है, उन्हीं सबके साथ आज बैठक में जो है वो क्या कहते हैं प्रतिभाग करते हुए जो है सीएम धामी जो है वो नजर आएंगे। और ये जो दौरा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2027 की तैयारियां चल रही हैं और आज जिस तरीके से ये यहाँ पर प्रोग्राम है और यहाँ पर जिस तरीके से बैठक है, उसमें सीएम धामी का एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो देखने के लिए मिल सकता है। वहीं सारी जो तैयारियां हैं वो लगातार जो है तैयार कर ली गई हैं। बीजेपी लगातार तैयारियों में लगातार जुटा हुआ नजर आ रहा है और वहीं हमें लगातार किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना हो, इसके लिए भी लगातार भाजपा कार्यालय में सभी जो मंत्री हैं, सभी जो लोग हैं, सभी जो कार्य अधिकारी हैं, वो सभी लगातार अभी काम करने में लगे हुए हैं। जी यशदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस 28 जून से पहाड़ी क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान के जरिए पार्टी राज्य सरकार की नीतियों, कमियों को जनता के बीच ले जाएगी। सम्मेलन के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को संवाद कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता
ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और वरिष्ठ नेताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने और अब उन्हें अलग से जिम्मेदारी दिए जाने से पार्टी के भीतर चल रहे अंतर विरोध साफ दिखाई देते हैं। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस को जनता से पहले अपने संगठन के भीतर संवाद स्थापित करने की जरूरत है। पार्टी को संवाद की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनका संवादहीनता के कार्यक्रम हमेशा आए दिन सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें संवाद करना चाहिए। और मैं कहूंगी कि एक भारी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, जिसके फलस्वरूप जो सीनियर इनकी लीडरशिप है उनको अलग थलग कर दिया है। और हरीश रावत जी को जिस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, आपने देखा कि इनकी प्रभारी आने के बाद भी बहुत कम जगह पे उनको तवज्जो दी गई। तो अब वो स्वतंत्र उनको कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें। उसमें यशपाल आर्य जी भी हैं। तो निश्चित रूप से गुटबाजी बहुत हावी है और अपने चरम सीमा पर है। रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल ने युवा शक्ति के दम पर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है और शहर के आयोजित एक भव्य सदस्यता कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक युवाओं ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी की विचारधारा उत्तराखंड के हितों की लड़ाई में साथ देने का संकल्प लिया है। और इस मौके पर युवा नेता मधुसूदन जौहरी को युवा मोर्चे का महानगर संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। जिलाध्यक्ष मास्टर दीपक लाखवान और युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष मिलिंद चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। नव सदस्यों ने रोजगार, मूल निवास, भू कानून और उत्तराखंड के स्वाभिमान जैसे मुद्दों पर संघर्ष करते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, ठीक है ना। और रही लोगों की बात, तो युवा है और युवा बढ़ चढ़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि भाई बदलाव आए। लोग पक चुके हैं। अगर लगातार कोई भी सब्जी खाता रहेगा ना, आदमी पनीर भी खाएगा, उससे भी इन्फेक्शन होगा। और इस भाजपा से तो पूरे देश को इन्फेक्शन हो रखा है इस समय, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और गाय भैंस और मंगलसूत्र की ही सड़ी हुई सब्जी सारे पूरे देश को खिला रहे एक जैसी। इनके पास कोई विजन नहीं है भारत के लिए। इनके पास केवल इतना पता है कि ये बाहर से कर्जा लाते हैं, देश की जनता पे कर्जा डाल रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले करके। उत्तराखंड के कालाढूंगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर के स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व जनप्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी समर्थन दिया। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसील तक पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मयंक गुप्ता ने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, महिला डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की। साथ ही पुरानी एम्बुलेंस को बदलने, अस्पताल की बहुमंजिला इमारत की मरम्मत की भी मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ये धरना प्रदर्शन यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया गया है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है और मुख्य रूप से महिला डॉक्टर की बहुत कमी है। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि यहाँ पर तुरंत इसकी सुविधा की जाए। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अभी तो शांतिपूर्ण रूप से हम बैठे हुए हैं और आगे नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अस्पताल है उसको लेकर अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं में विशेषकर जो डॉक्टर्स हैं उसकी भारी कमी है और जो मशीनें पर्याप्त यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अस्पताल के रूप में यहाँ पर स्थापित है। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। मरीज यदि आए तो स्वस्थ होकर जाए और मुस्कुराते हुए जाए, व्यवस्था होनी चाहिए। अनेकों बार संबंधित इस क्षेत्र के सम्मानित जनों द्वारा यहाँ पर आवाज़ उठाई गई, बट अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया। देखिए सर, ये धरना जो है बहुत देर में हुआ है। ये धरना पहले होना चाहिए था। तो कालाढूंगी स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है।
कई दुर्घटना होती है। परसों की कई दुर्घटना हुई थी, 29 लोग गिर गए थे टेम्पो ड्राइवर से, हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया रात में भी। लेकिन स्थिति ऐसी है कि कालाडूंगी में एक बात सोचिए ना, कोई नेता है, अभिनेता है या एक लोकल व्यक्ति है, एक माँ के पेट से तो पैदा हुआ होगा ना। तो आप ये मान के चलिए कि कालाडूंगी की स्थिति ऐसी है, 50,000 महिलाओं में यहाँ पर कोई गायनी नहीं है। प्रसव पीड़ा से ये तड़प से यहाँ की औरतें परेशान हो जाती है, हल्द्वानी प्राइवेट में जाती है, ठीक है नहीं, प्राइवेट वाले पैसे कमाते हैं। 50,000 की महिलाओं की आबादी में कोई गायनी नहीं है यहाँ, तो कौन इसका खिलाफ? मैं कमियाँ गिनाने लगूंगा आपको तो शायद मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो आज जो यहाँ पर मैं एक दिवसीय जो धरना यहाँ पर करा कालाडूंगी के समस्त जनप्रतिनिधि और युवाओं द्वारा, जो कि बहुत ही एक अच्छा रहा। सभी लोग जनप्रतिनिधि लोग सारे अपने पार्टी और संगठन छोड़कर सब लोग एकत्रित हुए, क्योंकि कई वर्षों से हम ही देखते हुए आ रहे हैं और हमने कई बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन कभी भी कालाडूंगी की जनता में इतना सहयोग नहीं दिया। तो जो कालाडूंगी का जो हॉस्पिटल है, ये एक सामूहिक एक रेफर सेंटर बन के रह गया है, जैसे कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हो। तो आज हमने एक दिवसीय शांतिपूर्वक जो धरना था हमने आज यहाँ पर करा। और यहाँ हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी के नेतृत्व में टी बड़ी रेलवे अंडर ब्रिज के पास रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई करीब 40 से 45 झुग्गी झोंपड़ियों को रेलवे प्रशासन, पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा हटाया गया। नगर मजिस्ट्रेट हरगिरी ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा उनकी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग का सहयोग मांगा गया, जिसके लिए जिलाधिकारी के निर्देशन में पुलिस, जिला प्रशासन एवं रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 40 से 45 अवैध रूप से बनाई गई झुग्गी झोंपड़ियों को हटाया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचालित हो रही 4 धाम यात्रा, आगामी कावड़ मेले एवं कुंभ मेले को सुगम एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकारी भूमि, सड़क किनारे, फुटपाथ एवं सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून पुलिस ने एसएसपी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के नामी भूमाफिया और कुख्यात गैंगस्टर विशाल कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी पर राजपुर रोड स्थित भूमि का सौदा करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और एक वृद्ध एनआरआई महिला की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस के अनुसार विशाल कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गैंगस्टर, धोखाधड़ी समेत करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आईटी पार्क चौक के पास गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध 32 बोर पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस से क्रेटा कार बरामद हुई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुड़की के नगला इमरती गांव में हाईवे के निकट भूमाफियों द्वारा करोड़ों रुपए के जमीनी कब्जाए जाने के विरोध में सूरज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सीट के कार्यालय के बाहर धरना दिया। दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसमें चकबंदी विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि आज वह चकबंदी के विभाग के अधिकारियों से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने ही वार्ता करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जो भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सीट ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। पर जो सरकारी भूमि है उस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उस पर कई बार शासन और प्रशासन के द्वारा खाली कराने के आदेश भी कर दिए गए। लेकिन जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और वो अधिकारियों को भी पता नहीं क्या मतलब ऐसा समस्या क्रिएट कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा उनके पीछे हाथ है, ऐसा कौन सा उनके पीछे तंत्र है जो कि जो है पैमाइश के 3-4 बार आदेश होने के बाद में उस पर पैमाइश नहीं हो रही। तो आज इस पूरे घटनाक्रम पर हम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से मिलने आए हैं। तो आज हम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर आए और हम चकबंदी अधिकारी को भी यहीं बुलाएंगे और हम पूछेंगे कि जब इतनी बार नोटिस कट गए, इतनी बार पैमाइश के लिए बात होगी, तो फिर आप सरकारी भूमि पे पैमाइश क्यों नहीं कर रहे, क्या समस्या है? में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक पैमाइश का डेट दिया गया था, उसमें कुछ कारण से पैमाइश नहीं हो पाई थी। उसका पैमाइश जल्दी करके सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करने के लिए डिमांड करके आज हमारे सूरज सेवा दल के सभी पदाधिकारी आज पहुंचे थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया कि उसको तुरंत खाली किया जाए।
until unless there is a any legal court में proceeding है. Stay होगा तो अलग बात है, नहीं होगा तो उसको कानूनात्मक कार्रवाई किया जाए. देहरादून के चंद्रवनी क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो परिवारों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा है। परिवारों का कहना है कि उनकी संपत्तियां पूरी तरह अलग अलग हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान दोनों मामलों को आपस में जोड़कर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उनकी 3 बीघा पैतृक भूमि को कुछ लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा साजिशन ग्राम समाज की जमीन बताया जा रहा है, जबकि उनके पास भूमि से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने विवाद के दौरान जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाने की बात कही। वहीं रामकिशन और राम स्वरूप ने कहा कि उन्हें संबंधित भूमि स्वर्गीय रामनाथ की वसीयत के आधार पर मिली है और उनका दिनेश कुमार की जमीन से कोई संबंध नहीं। प्रेस वार्ता में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई, जबकि उत्तराखंड टाइगर फोर्स ने भी प्रशासन से तटस्थ जांच सुनिश्चित करने की अपील की। ये मैडम निम्मी छेत्री होगी, अंकित मेन है, अंकित रोयला। और जो आप लोग वहां देख रहे हैं 150-200 लोग, वो गांव का कोई नहीं है, वो लड़के बुलाए जाते हैं बाहर से। वो बाहर के लड़कों की भीड़ है जो अंकित रोयला बुलाता है, वो गांव के लोग नहीं है। गांव के लोगों को दिलचस्पी नहीं है। गांव के 8-10 लोग हैं जिन्हें उस जमीन का लालच है। जमीन कहाँ पर है ये नया गांव चंद्रवनी। क्या चाहते हैं आप, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से ये है, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे उसमें कोई मतलब वो प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा मतलब लैंड जिहाद वगैरह ये नहीं होगा, लेकिन उन्हीं के विधायक द्वारा उन कुछ चंद लोगों को समर्थन दिया जा रहा है। एक्चुअली ये मामला ये है कि इन्हें इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके टाइम पे इन्हें पट्टे दिए गए थे, इनके मामा को प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में सभी को दिए गए थे। उसमें से ये भी हैं, ये भी हैं, इनके परिवार को पट्टे दिए गए। तो उसमें अब हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली जी, चंद वोटों की लालच में वहां पर उन सभी को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। विनोद चमोली जी वहां पर आकर जबरदस्ती उसमें उंगल पेच कर रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक विधायक हैं, आप कहते हैं आप छात्र के समय से आप राजनीति करते आ रहे हैं, समझते हैं हम उस चीज को, पर आप ये बताइए ना, आप किसी की जमीन में क्यों आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो भी किसी की निजी। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी में नहाने के दौरान एक रिसोर्ट कर्मी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। अल्मोड़ा जिले के कनार गांव निवासी 22 वर्षीय अजय आर्य, जो ढिकुली स्थित एक रिसोर्ट में कार्यरत था, छुट्टी के दिन अपने साथी राजकुमार के साथ कोसी नदी में नहाने गया। नहाते समय अजय नदी के तेज बहाव में बह गया और उस साथी ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर और पुलिस टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजय को नदी के गहरे कुंड से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हुई कि मेरा एक दोस्त था, वो हम लोग साथ में ही नहा रहे थे। उसका नाम अजय आर्या है, वो रानी खेत का है। वो बाकी जो हम लोग साथ में ही नहा रहे थे, वो थोड़ा जो है आगे चला गया, वहाँ पे थोड़ा मतलब गहरा है वहाँ पे, तो उसमें वो चला गया, तो हम किसी ने उसको देख नहीं पाया। बाकी उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर बाद बॉडी मिली थी। हम लोग बेलामोन ये डुकली के आगे, होटल से तो डुकली के साइड हम लोग गए थे कुछ खाने के लिए, उसके साइड से पीछे से हम लोग गए, तो वहीं से फिर नहाने के लिए गए। ये बेलामोन में रेस्टोरेंट में थे, फूड सर्विस करते थे। इनकी उम्र थी 22 साल। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में अचानक से लगी भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पास में खड़ी 2 बसों तथा एक जनरेटर को अपनी चपेट में लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते की गई कार्रवाई से आग को आसपास के अन्य वाहनों और संपत्तियों तक फैलने से रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि 2 बसों और जनरेटर को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और शॉर्ट सर्किट समेत अन्य तकनीकी कारणों की संभावना पर भी पड़ताल जारी है। इंफॉर्मेशन मिली थी आग लगने की। यहाँ पर 2 स्कूल बसेज यहाँ खड़ी थी और बताया जा रहा है कि उसी में आग प्रारंभ हुई।
तो करीब फायर ब्रिगेड समय पे पहुंच गई थी। उसके बाद 2 गाड़ियों के माध्यम से इनको कंट्रोल कर लिया गया। 2 हमारे फायर ब्रिगेड के वाहन पहुंचे थे, अभी नियंत्रण में है। 2 बसों को यहाँ पर इनकी नुकसान हुआ है, साथ में एक जनरेटर रूम है जिसको नुकसान हुआ है। प्रथम दृष्टया बता रहे हैं कि बस में अग्निकांड हुआ था, हो सकता है बगल में जो इनका जनरेटर रूम है वहाँ से कुछ स्पार्किंग हुई हो, तो अभी नियंत्रण में है। हल्द्वानी में मुखानी चौराहे से अगर आप नीचे की ओर को आएंगे तो एक व्यस्तम इलाका है जो नीचे सुजला तिवारी को मिलता है, वहाँ पे KPM स्कूल है। उस स्कूल में आग लगने की सूचना थोड़ी देर पहले अभी फायर स्टेशन और पुलिस को मिली। कंट्रोल रूम के द्वारा तुरंत ही फायर स्टेशन से फायर टेंडर मूव कराए गए। तुरंत दमकल के जितने कर्मी थे वो सब यहाँ पे मौजूद पहुँचे हैं। इस जगह पे स्कूल की 2 बसें थी जिसमें बुरी तरह से आग लगी हुई थी और साथ में एक जनरेटर सेट बगल में था। इस पे बहुत बुरे ढंग से जब आग लगी तो लोगों ने, हमारे जो दमकल के स्टाफ हैं उन्होंने बहुत मेहनत के बाद इस आग पे अब काबू पा लिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित नागासू गुरुद्वारे में पिछले 4 दिनों से चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। प्रशासन, पुलिस, गुरुद्वारा प्रबंधन और पंजाब से आए प्रतिनिधि मंडल की समझाइश एवं वार्ता के बाद छत पर डटे निहंग सिख नीचे उतर आए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह विवाद गुरुद्वारे के सेवादारों और कुछ निहंग सिखों के बीच मतभेद के कारण उत्पन्न हुआ। बातचीत के जरिए सभी पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन ने कहा है कि हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पर इस विवाद का कोई असर नहीं पड़ा। दोनों यात्राएं पूरी तरह सुरक्षित, सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नगरासू गुरुद्वारा विवाद को लेकर के एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि पंजाब से आए प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी में बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह विवाद गुरुद्वारे के सेवादारों और कुछ निहंग सिखों के बीच उत्पन्न हुआ था, जिसे आपसी विवाद से समाप्त कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना का कर्णप्रयाग में हुई किसी अन्य घटना से कोई भी संबंध नहीं है। ये 20 जून की घटना थी। दिन में 3:40 पे पुलिस को सूचना मिली थी कि जो नगरासू गुरुद्वारा हमारा है, यहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ गुरुद्वारे के जो सेवादार हैं और निहंग सिख यात्री जो आए थे, उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसी बीच जो निहंग सिख यात्री थे वो गुरुद्वारे की छत पर चले गए और उन्होंने वहाँ का रास्ता बंद कर दिया, अपने आप को छत पर बंद कर दिया। इसके बाद मामले की पूरी जानकारी की गई, इन दोनों पक्षों में किस बात पर विवाद हुआ। तभी से प्रबंधन समिति, प्रशासन, पुलिस सभी लोग वार्ता कर रहे थे इनसे और इनको नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा था। पिछले 2 दिनों में 3 निहंग नीचे आए थे, इनसे पूरी जानकारी ली गई, मामले में इनकी सारी डिटेल्स ली गई और आज एक डेलीगेशन आया पंजाब से, जिन्होंने मध्यस्थता की दोनों प्रबंधन समिति और निहंग सिख यात्रियों के बीच में, और जो भी इनके बीच का विवाद था उसको सुलझाया गया है और जो भी अतिरिक्त इसमें डिटेल्स हमारे द्वारा ली गई हैं और इसके ऊपर काम किया। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और तेज बौछारों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टेहरी और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन, आकाशीय बिजली, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया। विभाग का कहना है कि 29 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ उत्तराखंड में मानसून के प्रवेश की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने पौड़ी, देहरादून, टेहरी और उत्तरकाशी जिलों के लिए अगले 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार मसूरी, नेनबाग, डामटा, सतपुली और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। कई स्थानों पर बिजली चमकने, ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया। संभावित खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।